साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में सीधे रुक करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले आगरा की। आगरा के ज्योति नगर में बीजेपी सरकार के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि ग्रामीण बीते कई सालों से सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों से शिकायत के बाद लोगों को आश्वासन भी मिला। इस समस्या को लेकर हमारे संवाददाता मोहसिन खान ने लोगों से बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा। जनता से होगी मुद्दे की बात। भाजपा सरकार में कितना हुआ है विकास। इस वक्त हम मौजूद हैं ज्योति नगर वार्ड नंबर 97 के अंदर। हमारे साथ वार्ड नंबर 97 के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये सालों से नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की जा रही है, लेकिन इनकी समस्या का अभी तक समाधान क्यों नहीं हुआ है। इस वार्ड नंबर 97 के अंदर काफ़ी जो जिम्मेदार लोग रहते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं और काफ़ी VIP कॉलोनी मानी जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है इनका। सर क्या नाम है आपका? कमरुल हसन। कमरुल हसन जी, क्या कुछ कहना है आपके क्षेत्र के अंदर, क्या कुछ समस्या बताइए आप। ज्योति नगर में ये कॉलोनी 30-35 साल पुरानी कॉलोनी है। इसमें सबसे प्रमुख दो समस्याएं हैं। एक सबसे पहले गंगा जल पानी की, इसमें पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई है। सीवर इस कॉलोनी की चारों तरफ डल चुका है। इस कॉलोनी को छोड़ दिया गया है सीवर डलने से। ये दो प्रमुख समस्याएं हैं। इसके साथ साथ आप इस समस्या को लेकर किससे मिले आप? हम इस समस्या को लेके प्रशासन के सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं। उसमें माननीय मंडलायुक्त आगरा मंडल आगरा, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर महोदय। आप इतने बड़े अधिकारियों से मिल चुके हैं, आपको अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं, समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कहते हैं वो आपसे? आप बस वो खाना आश्वासन देते हैं, लॉलीपॉप, झूठा लॉलीपॉप। और 4 साल से हम इस संबंध में करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, किंतु ये सब कागजी चल रहा है और आज तक कोई हमें इसका एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिल सका है। अच्छा जी, अब आप क्या चाहते हैं? हम से भी चाहते हैं कि हमारी दोनों समस्याओं का समाधान कराया जाए। पानी जो हमारी लाइफ की सेकंड फंडामेंटल नीड है, बेसिक नीड है, उसको पूरा कराया जाए। और 2022 विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, जिसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। जिस भाजपा सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल से आप खुश रहे हैं? नहीं, हम इस कार्यकाल से खुश नहीं है, क्योंकि कोई विकास इस हमारे इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। पार्षद जो इसकी हमारे वार्ड की पार्षद श्रीमती कमलेश राठौर हैं, उनके पति राकेश राठौर हैं। उनका ये कहना होता है कि ज्योति नगर वालों ने हमें कोई वोट नहीं दिया है, इसलिए हम ज्योति नगर में कोई। ज़्यादातर आपकी नहीं, हम और भी क्षेत्रों में जाते हैं, लोग यही शिकायत रहती है कि क्षेत्रीय पार्षद उनका यही कहना होता है कि हमें इस क्षेत्र से वोट नहीं मिला तो हम विकास नहीं कराएंगे। हाँ। क्या सरकार वोटों पर विकास करा रही है? ये सरकार ही जाने, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अपने पार्षदों से कहे, अपने सांसद विधायकों से कहे। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? हम जो हमारे विकास कार्यों को कराएगा, हम उसको मुख्यमंत्री। आपकी थिंकिंग क्या है? अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, मायावती भी है, जो हमें इस बात का आश्वासन देगा कि हम आश्वासन तो सब देते हैं, करता कोई नहीं है। आपकी थिंकिंग क्या है? जो पुराना कार्यकाल रहा है, मायावती की सरकार भी रही है, अखिलेश की सरकार भी रही है। अखिलेश की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ है। अखिलेश माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की जो सरकार रही है, उसमें मुमनस का विकास हुआ है, कुछ हद तक विकास हुआ है। 2022 के अंदर आप अखिलेश यादव जी को चुनना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, चुनना चाहते हैं। अगर वो हमारे इन दोनों विकास कार्यों को कराएंगे और हमें आश्वासन देंगे कि हम इसको भविष्य में पूरा करा देंगे, तो हम अखिलेश यादव को वोट देंगे, वरना हम जो वोट का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, देखा आपने। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका। क्षेत्रीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज शफी है। मैं 35 सालों से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। अच्छा। और सबसे मूल समस्या है यहाँ पर पानी की। हम नगर निगम की जो भी नगर निगम के में भी बहुत बार गए, और उसके अलावा हमने मतलब अपने सांसद जी, विधायक जी, सभी से, राठौर और जो हैं कमलेश राठौर जी, उनसे भी मिले, लेकिन आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। क्या कहते और बस आश्वासन देते हैं कि ठीक है, बस, और आश्वासन के बाद कोई काम नहीं होता है। आप 35 सालों से समस्या से जूझते हुए बिल्कुल। और 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिल्कुल, अभी ये पोजीशन है इस कॉलोनी की, लोग मकान बेच के जा रहे हैं। कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो अपने मकान बेच चुके हैं, सिर्फ पानी की समस्या की वजह से। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जो भाजपा सरकार कार्यकाल रहा है, इससे आप खुश हैं? नहीं, खुश तो हैं, लेकिन ये है कि कम से कम आप 35 साल से समस्या से जूझ रहे हैं, और भाजपा सरकार के कार्यकाल से खुश कैसे हैं फिर आप? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी विकास कराए, चाहे अभी योगी जी हों, मोदी जी हों, उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास,
तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलोनी का ये विकास हो और ये गंगा जल और ठीक है। सीवर डले यहाँ पे। 2022 के अंदर किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं? अभी तो हम जो हमारे काम करेगा, आपकी थिंकिंग क्या है? अगर इलेक्शन से पहले कोई हमारे इस काम को कर देता है तो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमें पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो बस। देखा आपने, हमारे साथ कोई एक आध लोग और मौजूद है, ये हम इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है आपका? शकील। शकील भाई, क्या कुछ कहना है? कब से आप कॉलोनी के अंदर निवास कर रहे हैं? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। क्या जी। कुछ समस्या आपके कॉलोनी के अंदर? समस्या बहुत पुरानी है, पानी की समस्या है। अच्छा। हर साल वाटर लेवल उतर जाता है, लोग बाग समर में पैसे लगा के परेशान हो गए हैं। कहाँ तक झेलेंगे इसको परेशानी को? अच्छा, ठीक है ना? तो अधिकारी क्या कहते हैं? आश्वासन? सिर्फ आश्वासन देते हैं अधिकारी, और कुछ नहीं। भाजपा सरकार क्या कहते हैं? कार्य अधिकारी आश्वासन देते हैं, तो आप खुद से सरकार के कार्य नहीं, करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। जी। ठीक है। देखा आपने, हमारे साथ ज्योति नगर के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद थे और उनका क्या कुछ कहना था। इस 35 साल से लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। जो भाजपा सरकार के अंदर कार्यकाल रहा है उससे खुश भी नहीं है। जो आगरा शहर के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो नगर निगम के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, वो उनको झूठा आश्वासन देते हैं, उनको लॉलीपॉप दे देते हैं। लेकिन आप देख, और उनका ये भी कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव के अंदर हम उत्तर प्रदेश से हम अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, इनका ये भी कहना है। अब देखना ये होगा कब तक इनकी समस्या का समाधान हो पाता है। जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी आगरा शहर के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके पास उन्होंने शिकायत करी अपनी समस्या लेके गए हैं, उनको झूठा आश्वासन मिला, कब तक इनकी समस्या का समाधान हो पाता है। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। आगरा में पुलिस लगातार सटोरियों के खिलाफ अभियान चला रही है और थाना रकाबगंज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। बता दें कि थाना रकाबगंज पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया और थाना रकाबगंज एसएचओ राकेश कुमार चौकी प्रभारी ईदगाह हितेश कुमार ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पहले भी चौकी इंचार्ज हितेश कुमार सटोरियों को जेल भेज चुके हैं। और बता दें कि आगरा आईजी और एसएसपी सुधीर कुमार के निर्देश में अभियान चलाया जा रहा है। कई महीने से अलग अलग योजनाओं को मानदेय बकाया रहने और बार बार भुगतान का भरोसा देकर मुकरने से आशा बहुओं और संगीनियों के सब्र का बांध टूट गया। आज जनपद के सभी क्षेत्रों से भारी संख्या में जुटी आशाओं ने कलेक्ट्रेट की घेराबंदी कर दी और चक्का जाम कर धरने पर बैठ गई। डीएम सीएमओ को तत्काल बाहर बुलाने की मांग की गई, तो बाद में एसडीएम सदर ने किसी प्रकार से मान मनोबल कर समस्या के हल के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। आशा बहु के संबंध में डीसीपीएम से बात हुई है जी। इन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है कि 1 सप्ताह के अंदर हम इनका जितने भी लंबित मानदेय है सबका भुगतान करा देंगे। तो अभी उन्हीं संबंध में वार्ता हो रही है और इनसे मैं 1 सप्ताह का समय ले रहा हूँ कि 1 सप्ताह इसमें समन्वय स्थापित करते हुए जितना भी यथा संभव है सभी कार्य इनके पेमेंट करा दिए जाएंगे। सर बहुत दिन से आंदोलन कर रही हैं, इनका कहना है कि हम बार बार आते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई काम नहीं हो पाता। नहीं, 400 आशा बहुएँ हैं, इनका कंप्यूटर में डाटा फिल्टरिंग टाइम 4000 हैं सभी। क्या मामला है? मैं आशा बहु कल्याण समिति की जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोगों की मांगे है कि हम लोग विगत 3 महीना पहले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन माननीय डीएम साहब से परमिशन लेके किए थे 24 सितंबर को। उसमें हम लोगों को 10 दिन का आश्वासन दिया गया था कि हमारी आशा और आशा संगनी जितने 22 CSC PSC जनपद की बात मैं कर रही हूँ उनका मानदेय 10 दिन में चला जाएगा। लेकिन तब से 3 महीना हो गया, कोई मानदेय नहीं गया रुका हुआ। फिर हम लोग इसका धरना 6 दिसंबर को किए थे, तो माननीय ADM प्रशासन द्वारा अमरोहा के एक गांव में ग्रामीणों ने इंसाफ नहीं मिलने के कारण पलायन करने की चेतावनी दे दी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दबंगों ने तमंचा दिखाकर जबरदस्ती एक युवती का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद युवती के लिए ग्रामीण लगातार थाने का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अभी तक पुलिस ने लड़की को बरामद नहीं किया। जिसके बाद नाराज होकर लोगों ने गांव से पलायन करने की चेतावनी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलखान है जी। तो मलखान जी, क्या हुआ है पूरा? ये मामला ऐसा हुआ था, लड़की की माँ बाबा थे नहीं। ये छोटे एक बड़ा लड़का था, उसकी बीबी थी, 2 बहनें थी। रात में जो ये सो रहे थे अकेले, अब इधर से किवाड़ दीवार फांद का आया, किवाड़ तोड़े तो ना है, खैर दीवार फांद का आया। वो इन्हें धमका के तमंचा दिखा के लड़की को ले गया। इन्होंने दुंद काटा, सुबह बतेरा इतने हम आ पाए, इतने वो कार में बैठा के लेके साफ चला गया। हमने उसके बाबा जी से कही, उसके बाबा ने ना हाँ मैं जा रही हूँ ढूंढने में, मैं साथ दे रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। वो भी जाके दिल्ली में जाके उसके सो गया। आज 8 दिन हो गए हैं, पुलिस हमारी कोई भी सुनवाई बढ़िया करके नहीं कर रही है। 2 दफ़े कप्तान के दौरे भी जा चुके हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जी सर, जो ये लड़की
के अपहरण का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये थाना देहात क्षेत्र के एक गांव में शिकायतकर्ता द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि उनकी बेटी को कुछ लोग जबरदस्ती उनके घर से उठा कर ले गए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। मेरे द्वारा ही विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही लड़की का पता करा करके साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता विकेश सिंह सोनू ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार को जनता के बीच विश्वास खोने का भय सता रहा है, इसलिए प्रदेश भर उन्हें एक जनता को ये बताने की मजबूरी आ गई कि आप विश्वास करें ना करें, हमको और हमारी पार्टी आप पर पूरा विश्वास है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को जरूर मतदान करेंगे। सुनने में आया बहुत ज्यादा मेहनत आपने किया, जिस समय कोई घर से बाहर निकलना डरता था। जी, यह जीवन ही देश के जनता के नाम है। कोरोना काल में जितना हो सके संभव प्रयास हमने किया और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश भी दिया था कि कोरोना काल में एक एक घर जाके जो जो सुविधाएं हो सके आप पहुंचाइए। इस कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हमने ज़मीन भी देने का, अपने करोड़ों की ज़मीन देने का भी घोषणा किया था। जन विश्वास यात्रा रैली का आयोजन पर यूपी के मुख्यमंत्री केशव मौर्य का जनपद में आगमन हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव पर फतह हासिल करने को लेकर मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री का जनपद बांदा के जीआईजी ग्राउंड पर आगमन हुआ और जीआईसी मैदान पर जिला अध्यक्ष और जनपद के चारों विधानसभाओं के विधायक, बांदा चित्रकूट सांसद मौजूद रहे। सरकार की योजनाओं का बखान किया। लोगों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि 20 साल से गांव का मेन रोड नहीं बना और किसी भी नेता ने संज्ञान नहीं लिया है। शासन प्रशासन के लोग आते हैं और झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। देखिए क्या कुछ कहा। इस वक्त हम बुलंदशहर के गांव रोहंदा ईसनपुर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि इनकी एक कुछ मांगे हैं सरकार से या मौजूदा विधायक से, जिसको लेकर आज लोकमंच की टीम यहाँ पहुंची है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं ग्राम प्रधान रोहिंदा से, मेरा नाम टीकम सिंह है। हमारी सरकार से यही मांग है, हमारा ये सड़क का टुकड़ा करीब ईसनपुर से और रोहिंदा के लिए 2 किलोमीटर का टुकड़ा है और 20-25 सालों से ये रास्ता बना नहीं है। इसमें गड्ढे हैं बहुत बड़े और जनता को इतनी बड़ी परेशानी आ रही है चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा। और गाड़ियों के टायर करीब 3-4 महीने चलते हैं, उससे पहले टायर उतर जाते हैं और आदमियों को पैदल चलने वाले उनको बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। वो भी जख्मी हो गए हैं, कुछ लोग चप्पल बगैर पैरे भी जाते हैं और पैर भी छिल जाते हैं और कंकड़ इतना निकल रहा है इसमें, तारकुन तो नाम निशान भी नहीं है। तो जिस तरह से अभी आपने कहा कि 25 साल इस रोड को हो गए, जो कि गांव का मेन रोड है और ईसनपुर से ये मिलता है, क्या किलोमीटर दूर, क्या किलोमीटर का टुकड़ा है? करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में है ये रोहिंदा से ईसनपुर के लिए। तो लेकिन 25 साल से अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हुई? क्या गांव की जनता ने, मौजूदा लोग जो हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने किसी को शिकायत बतौर नहीं किया कि 25 साल से गांव का रोड नहीं बना? शिकायत कई बार करी है पर आते हैं देख दाख करने चले जाते हैं, लोग कहते हैं बनवाएंगे। अभी तक किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की है। तो फिलहाल मौजूदा विधायक कौन है यहाँ पे? मौजूदा विधायक यहाँ टाइम बिजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने भी कई बार कह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि बनवाएंगे। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है उन्होंने। जिला पंचायत वाले से बोला, उन्होंने नहीं बनवाया। ब्लॉक प्रमुख साहब से बोला, उन्होंने नहीं बनवाया अभी तक। वहीं हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार पिछले काफ़ी समय से विरोध भी कर रहे हैं, समय समय पर आज फिर ये विरोध में खड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो गाँव रोहंदा का ये मेन रास्ता है, और फिर क्या इनका कहना है? ये हमारा तो ये कहना हो, काफ़ी दिन से भागदौड़ कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन ये कोई सुनवाई ना करे। विधायक के यहाँ भी गए, प्रमुख के यहाँ भी गए, बस कहते हैं कि है जाएगा, लेकिन आज तक कोई ना लौट रहा है बनाने जो। और चौमासे में तो निकलो ना जाए, ट्रैक्टर से इतने गारे है जाए, खिंचवानी पड़े गाड़ जो, रास्ता बिल्कुल बंद है जाए। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि काफ़ी बार बोल दिया है और लोग भी बोल जाते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं देखकर, लेकिन फिर 2022 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है फरवरी में, तो फिर जनता किसकी तरफ रहेगी, यानी क्या रुझान रहेगा इस वक्त? केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का 24 को देवरिया के सलेमपुर में आगमन होगा और जन विश्वास यात्रा का प्रतिनिधित्व और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का 24 दिसंबर को देवरिया जिले के सलेमपुर में आगमन होगा और इस दौरान शाह जन विश्वास यात्रा का
प्रतिनिधित्व करते हुए विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए जनता से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल से ऊपर के कार्यकाल को लेकर के जन विश्वास यात्रा चल रही है और जन विश्वास यात्रा के क्रम में 24 तारीख को हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री और भारतीय राजनीति के इतिहास के चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का आगमन सलेमपुर में 10 बजे होगा। वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में देवरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर तालाबंदी की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देवरिया से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर तालाबंदी की गई। बताया जा रहा है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, तो वहीं कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी करके विरोध जताया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देवरिया से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर तालाबंदी की गई। एटा में आज अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा को लेकर रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जिसको लेकर सपाइयों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं विधानसभा 105 मारहरा से सपा प्रत्याशी रणजीत सिंह यादव ने भी दमखम दिखाते हुए 400 कारों के साथ 20 बसों का काफिला निकाला और कहा मीडिया से रूबरू होते हुए और बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं पर लोकमंच संवाददाता की खास बातचीत हुई, देखिए क्या कुछ कहा। सपा के गढ़ कहे जाने वाले एटा में आज अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा है। इसको लेकर के अभी हम यहाँ मौजूद हैं। विधानसभा 105 मारेरा के प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह यादव, इनके आवास पर हम मौजूद हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ आज इन्होंने तैयारियां की हैं और क्या आज की जो अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा है वो किस तरीके से सफल बनाएंगे। आज जो अखिलेश यादव एटा में आ रहे हैं, सपा का गढ़ है जो एटा, और यहाँ पर आज सभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव, क्या आपका कहना है? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं विजय रथ यात्रा लेके। एटा विधानसभा की चारों सीटें देखेंगे, आप हुज्जुम देख रहे हैं और पड़ाव में देखिए जाके कम से कम 5 लाख की भीड़ है वहाँ पे। जैसे कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले लगभग 11 छोटे दलों को संगठन कर लिया है, गठबंधन कर लिया है, और बीजेपी ने 2017 में 13 दलों के साथ गठबंधन किया था। तो इस बार क्या है लहर सपा की? बीजेपी ने पिछली बार 2017 में लोगों को वो बहला फुसला के अपने साथ कर लिया। आज बीजेपी की पूरी असलियत सभी के सामने आ गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास सबरे दल अपने आप आके गठबंधन चाचा भतीजे ने भी किया है, तो इसको लेकर क्या उत्साह है? चाचा भतीजे एक हैं, एक रहेंगे, वो हमेशा एक थे, हमेशा एक रहेंगे। जी निश्चित तौर पे जो अभी हमारे साथ मौजूद थे, हमारी बातचीत हो रही थी 105 विधानसभा मारेरा से। बड़ी कार्रवाई की गई हुई सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की, आपको बता दें कि 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर शहर के महुआ बाग इलाके में स्थित मुख्तार की मार्केट कुर्क कर ली गई। ये संपत्ति मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर है। शहर को बीच आपको बता दें कि शहर को बीचों बीच मुख्तार की ये जमीन कुर्क की गई। सर आज ये जो कार्रवाई हुई किस तरह की कार्रवाई रही है? देखिए, श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की जो ये महुआ बाग स्थित ये 17 दुकानें हैं और जो यहाँ पर कमर्शियल भूमि स्थित है लगभग 400 वर्ग मीटर, इन भू संपत्ति और भवन संपत्तियों को आज कुर्क किया जा रहा है। सर इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? ये जो 17 दुकानें जो यहाँ पर महुआ बाग में स्थित है और जो भू संपत्ति स्थित है, इसकी कुल लगभग जो बाजारू मूल्य है वो 10 करोड़ 10 लाख रुपये है। रोल सर आज जो ये कार्रवाई हुई है ये किस तरह की कार्रवाई है और किसके तहत हुई है?
ये कार्रवाई जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। इसमें मुख्तार अंसारी जो अभियुक्त हैं उनकी भवन और भूमि जो 10 करोड़ 10 लाख की है उसको कुर्क किया गया है। तो किस मामले में किया गया है ये समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और उसी से अर्जित की गई थी, उसी के अंतर्गत। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत और बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें लाखों का माल जब्त किया गया और 3 की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। सर, खोड़ा में कल एक फूड विभाग द्वारा कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? ये ना वहाँ पे नकली घी बनाने की सूचना लगातार मिल रही थी, तो हम लोगों ने इसकी जब जांच करी प्रारंभिक रूप से, तो हमें पता लगा कि 2-3 कंपनियों का नकली घी तैयार हो रहा है। उसमें हमने फिर संबंधित कंपनियों से संपर्क किया और उनके जो विजिलेंस टीम थी उसको बुलाया। वहाँ पे जब जांच की गई तो उन्होंने उसको नकली साबित किया। तब हम लोगों ने सप्लायर और कुछ दुकानदार और साथ में जो फैक्ट्री है उन सबका खुलासा हुआ। गाजियाबाद एसओजी पुलिस और मुरादनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने से पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में अवैध हथियार हुए बरामद। इससे पहले भी मुरादनगर क्षेत्र में ही इसी घर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री कारखाना पकड़ा गया था। प्लस जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए एक अवैध असलहों पे नियंत्रण लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत हमें जानकारी मिली कि वापस से मुरादनगर में एक और अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम और जो लोकल थाना मुरादनगर है वहाँ की टीम ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करी है। और इसमें ये गुड़ मंडी के पास जीतपुर है, वहाँ पे स्थित एक मकान था। ये मकान जो कि जहीरुद्दीन का है, उस मकान पे एक बेसमेंट था, बेसमेंट के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। और इस पे मौके से जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें 5 व्यक्ति हैं जो मौके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम अमन उर्फ अन्नू, नूर हसन सैफी, सलमान कुरैशी, सुहेल मलिक और यूसुफ रांगड़। अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कल्याण पांडे ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला फूका। बीते दिनों जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और जिस पर ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। किस तरीके का धरना प्रदर्शन था ये? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज को लेके भद्दी गालियाँ दिए हैं, ब्राह्मण समाज को अपशब्द कहे, सत्यनारायण भगवान पर अपशब्द बोले हैं। उनकी जिंदी निंदा की जाए बहुत ही कम है। ब्राह्मण समाज में बहुत ही आक्रोश है। जीतन राम मांझी को लेके
जीतन राम मांझी को जब तक एनडीए सरकार से बाहर नहीं कर दिया जाता है, जीतन राम मांझी जब तक ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं। जौनपुर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को आतंकित करती रही है। तो बता दें कि बीजेपी के 5 साल के शासन में ब्राह्मणों के 100 से ज्यादा इनकाउंटर करके हत्या करने का काम योगी सरकार ने किया और 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो जाने के बाद भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए विपक्षी घबराए हुए। देखिए, बुलडोजर जो वो बात कर रहे हैं, बुलडोजर, वो अब यहाँ की जनता उस बुलडोजर का मुंह पलट करके, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, जो सभी को आतंकित कर रही, सबको परेशान कर रही है, और वो चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, जिनको कुचल के दबा के मारने का काम किया। वो तो कहते ही हम मारने के उसमें रोको ठोको में हम एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए उनकी अब की ये बुलडोज़र घुमा करके, और इस सरकार के ऊपर बुलडोज़र चलने वाला है और ये सरकार जाने वाली है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर पहुंचे और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह भी साथ में मौजूद रहे। और साथ ही आपको बताते कि मंच पर पहुंचने से पहले पीड़ित किसानों परिजनों से मिले, तो वहीं पर प्रतिज्ञा रैली जनसभा को संबोधित किया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी पहुंचे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने सपा और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जनहित मुद्दों से भटक चुकी है। बीजेपी, सपा और बसपा 2022 के चुनाव में उनके प्रत्याशी हर सीटों पर लड़ेंगे और चुनाव और बता दें और क्या कुछ कहा, सुनिए। 2022 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा या फिर बीजेपी, सभी अपनी अपनी तिकड़ी लगा रहे हैं और मिशन 2022 फतह करने के लिए सभी जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। बाबू सिंह कुशवाहा जी बसपा में कद्दावर नेता भी माने जाते थे और मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने एक अपनी नई पार्टी खड़ी की है। अब बात करते हैं। बाबू सिंह जी, स्वागत है लोकमंच में। क्या तैयारी है आपकी पार्टी की तरफ से? हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में तैयारी की है। 305 विधानसभा सीटों में हम लोगों का बूथ, सेक्टर और विधानसभा का गठन हो गया है। लगभग 100 सीटों में हमारा संगठन थोड़ा कमजोर है, बाकी लगभग 300-305 सीटों में पूरा संगठन तैयार है और जन अधिकार पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2022 में चुनाव लड़ेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी और रिजल्ट भी देगी। यूपी में अगर बात करें पार्टियों की ताकत की, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी है, अपनी ताकत का एहसास करा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी, और सभी गठबंधन भी कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में आपकी पार्टी किसी से गठबंधन कर सकती है क्या? देखिए, जन अधिकार पार्टी का अभी किसी से कोई गठबंधन नहीं है। हमारे साथी हैं, एक हमारे भाई की तरह हैं, आदरणीय रामकरण कश्यप जी, वो हमारे साथ हैं, और कुछ जो हमारे तरह के छोटे संगठन हैं जिन्होंने कुछ एरिया में काम किया है, वो कुछ उन लोगों से बात हुई है हमारी। बाकी और हमारा बड़ी पार्टी से किसी से कोई बातचीत नहीं है, किसी से कोई गठबंधन नहीं है। हम अपनी छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, एक चीज जो आपने कहा कि वो ताकत दिखा रही है, सपा ताकत दिखा रही है, भाजपा का ताकत दिखा रही है। भाजपा सत्ता में है, सत्ता की चमक दमक और होती है, संसाधन है उनके पास। एसपी सपा भी सत्ता में रही है 4 बार, उसके पास भी संसाधन है, उसके लोग मजबूत हैं, तो लोग उसके दिखाई पड़ जाते हैं साधन के साथ, गाड़ी घोड़े के साथ। हम लोग अभी, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं रही है, हमारा नया संगठन है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं
कि अगर उनके प्रोग्रामों में, उनकी रैलियों में अगर 10,000 आदमी आता है तो कोई ऐसी रैली नहीं है जिसमें हमारे में 5,000 लोग आते हैं, और उनके 10,000 पर 5,000 हमारे भारी हैं। उनके पास पैसा है, रुपया है, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। और हमारे प्रोग्रामों में लोग अपने संसाधन से आते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपने पैसे से मंच बनाते हैं, माइक लगाते हैं और अपना पैसा खर्च करके प्रोग्राम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस 10,000 पे हमारे 5,000 बहुत है। और सब लोग, जो ग्राउंड रियलिटी है, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कौन सपा को वोट देना चाहता है, कौन भाजपा को वोट देना चाहता है, कौन जन अधिकार पार्टी को देना चाहता है। कोई भी आदमी जो उत्तर प्रदेश में है, महंगाई को देख के, जुल्म जास्ती से देख के, रोजगार की समस्या को लेके, किसान की समस्या को लेके, महिलाओं की समस्या को लेके, ना तो कोई बीजेपी को वोट देना चाहता है। और समाजवादी पार्टी का जो पुराना रिकॉर्ड है उसको देख के उसको भी नहीं वोट देना चाहते। जो अदर बैकवर्ड है, जो अदर शेड्यूल कास्ट है, मुझे नहीं लगता उनको वोट देना चाहते। वो 4 बार जब सत्ता में गए हैं तो उन्होंने हिस्सेदारी भागीदारी किसी को नहीं दी। तो मुझे नहीं लगता है कि जब हिस्सेदारी भागीदारी वो नहीं देंगे तो कोई और वोट उन्हें दूसरा मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो देखने को मिलेगा। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपकी? हमारा मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और अगर हमें अपना हिस्सा लेना है और सब लोगों को देना है तो जाति जनगणना पिछड़ों की बहुत जरूरी है। जाति जनगणना हो, एक समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, किसान के जो छोटे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं और जो छोटे दुकानदार हैं, उनके जो छोटे छोटे कर्जे हैं वो माफ हों, जो मजदूर बेरोजगार हुए हैं उनको कुछ आबाद करने के लिए काम हो, किसान को खाद बीज सस्ता हो, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले, उसकी फसल की कीमत सही मिले, कानून व्यवस्था सही हो, जो जुल्म जास्ती के शिकार होते हैं उनको न्याय मिले, बच्चों को रोजगार मिले। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। और इन मुद्दों से जो सहमत लोग होंगे, पार्टी सहमत होगी, उनसे बात भी कर लेंगे। अगर बात करें मौजूदा चुनाव की, तो इस चुनाव में जो आम मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से हटकर कहीं मंदिर मस्जिद का कार्ड खेला जा रहा है, कहीं जाति का कार्ड खेला जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि क्या इस तरह से जो राजनीति चल पड़ी है, इस पर क्या राय है? देखिए, बीजेपी की अपनी सोच है कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने को कहा पार्लियामेंट के चुनाव में 14 में। 19 को उस मुद्दे पर लोगों को नहीं जाने दिया। पुलवामा हो गया, बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं जाने दिया, 15 लाख रुपया के मुद्दे पर नहीं जाने दिया, जो विकास की बात थी उस पर नहीं जाने दिया। उन्होंने दूसरे मुद्दे पे चुनाव करा दिया। और जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, जो अपने को कंप्यूटर मानती हैं, वो उन्हीं के चुने हुए मुद्दे पे वो लड़ती है। तो वो जो बोलते हैं वो बोले, लेकिन हमको तो कहना चाहिए महंगाई का क्या हुआ, पेट्रोल डीजल की कीमत क्या हुई, दवाओं की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। अगर हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो निश्चित इन मुद्दों पर चुनाव। लेकिन जब हम इन मुद्दों को छोड़कर हम भी उन्हीं के मुद्दों पर चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा हो जाती है। बीजेपी मेन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी मेन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, क्योंकि सत्ता अगर उनकी आ जाए तो उनको भी नहीं पूरा करना है। रोजगार की बात करें तो रोजगार उन्हें भी नहीं देना है, तो वो भी इस मुद्दे पर नहीं चुनाव चाहते। वो भी चाहते हैं कि हवा में चुनाव हो। लेकिन हम जो जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, फुले, अम्बेडकर और साहू की बात को मानने वाले लोग हैं। हमारा वही नारा है जिस नारे के साथ मानवर कांशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया। बीएसपी अपने नारे से, अपने मुद्दों से भटक गई, लेकिन जन अधिकार पार्टी आज उन्हीं मुद्दों के साथ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम और हमारे सारे साथी इसी चर्चा के साथ और इसी चुनावी मुद्दे के साथ सब लोग काम करें। जी बिल्कुल। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि वह प्रदेश के सभी
जिलों से अपने प्रत्याशी उतारेंगे और साथ ही साथ उनका मुद्दा होगा कि बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, कैसे रोजगार दिया जाए और इनकी पार्टी जो है जाति धर्म से उठकर काम करेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह जो है आम जनता जन अधिकार पार्टी से जुड़ती है। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज, लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बसपा ने यूपी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर बसपा ने यूपी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। बता दें कि 23 दिसंबर को पार्टी दफ्तर में बसपा की अहम बैठक होगी, तो वहीं पर प्रदेश के सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों को बुलाया गया। आपको बता दें कि कल बैठक में बसपा के सभी जिलाध्यक्ष हिस्सा लेंगे और साथ ही चुनावी अभियान को धार देने के लिए बनेगी रणनीति। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर बसपा ने यूपी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सपा नेता राजीव राय के खिलाफ प्रदर्शन। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर सपा नेता राजीव राय के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया, तो वहीं पर भूमिहार समाज के लोगों ने ये प्रदर्शन किया। और बता दें कि राजीव राय के समर्थकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर सपा नेता राजीव राय के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बता दें कि भूमिहार समाज के लोगों ने ये प्रदर्शन किया और साथ ही राजीव राय के समर्थकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपने खून से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री और प्रमुख सचिव को खत लिखकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना खून निकलवाकर खत लिखा। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने सबसे मेन मांग हमारी पुरानी पेंशन है, बहाली पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पंचायत राज मंत्री को और प्रमुख सचिव को हम अपने खून से लेटर लिख के भेज रहे हैं कि हमारा जो मांगे हैं ये पूरी कर दी जाएं। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पहली मांग तो पुरानी पेंशन की है, दूसरी सेवा नियमावली बनाई जाए, हमारे पद उन्नति करी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर अंग्रेजों के जमाने की सब्जी मंडी पर बुलडोजर चलाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मुरादाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर अंग्रेजों के जमाने की सब्जी मंडी पर बुलडोजर चला और अंग्रेजों के जमाने की सब्जी मंडी पर रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मुरादाबाद से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अंग्रेजों के जमाने की सब्जी मंडी पर बुलडोजर चला और बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी के लोगों को 2 दिन पहले ही इसकी सूचना दी गई थी। तो वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों पुरानी सब्जी मंडी है और साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जी क्या नाम है आपका? क्या राजवती भैया, 200 साल पुरानी मंडी है, हम किराए पे रहते हैं, मकान भी नहीं है अपना, इसमें गुजर बस कर रहे हैं सब्जी बेच के। 3 हमारे बेटे हैं, 3 बेटी हैं, सबका इससे गुजारा करते हैं। किराए का मकान है, अपना मकान भी नहीं है, जिस सामान हम कहाँ ले जाकर डालें। इस मंडी लैंड पार रहते हैं, हनुमान नगर, किराए पे रहते हैं। ये इस कपूर कंपनी का, कपूर कंपनी सब्जी मंडी कम से कम 200 साल पुरानी सब्जी मंडी है। इसमें सास ससुर मर गए, बेचते करते हैं, ददिया ससुर मर गए। अब आके इन्होंने ना बताया ना उताया, बुलडोजर चला दी। सारी दुकानों में हमारी कच्ची सब्जी पड़ी है, फल पड़े हैं कच्चे, तमाम लोगों के ये खड़े हैं बेचारे फलों वाले, सारा सामान पड़ा है। लाखों रुपए का नुकसान होगा बेचारों को, सबका 10-10 हज़ार की 5-5 हज़ार की सब्जी पड़ी है। पासी सब ब्रादर यहाँ मुसलमान सब लोगों का व्यापार है, सब लोग काम करते हैं। कुछ लोग करूले के रहते हैं, कुछ हनुमान मूर्ति है, कुछ बूढ़े के चुराए के, कुछ लाइन पार के, कुछ मंजोला चुराए के, सब लोग यहीं पर हैं। यहाँ हम सर कम से कम हमारे दादा लाई काम में कम से कम 80-90 साल हो चुके हैं यहाँ। कौन सी जगह है? ये कपूर कंपनी है, रेलवे स्टेशन के पास में, पुल के पास कपूर कंपनी। हम ये चाह रहे हैं सर हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए, हाथ जोड़कर विनती है, हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए। हमारे बाल बच्चे यहीं से पल रहे हैं, हमारी रोजी रोजगार यहीं से है। सर, यहाँ पर एक अतिक्रमण चल रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट में आता है, वो क्या मामला है?
हमारे रेलवे भूमि पे कई लोगों ने समयबद्ध तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अतिक्रमण कर रखा है, तो टाइम टाइम पे हम लोग अभियान चला के उसका अतिक्रमण को हटाते हैं और वहाँ पे फिर साफ़ सुथरी ज़मीन को करते हैं। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आर्डर आया है कि रेलवे भूमि पे जो भी अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।